नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसके बाद काउंटिंग हो गई और हमें नए उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन के रूप में हमें कल मिल गए। लेकिन चर्चाएं अभी भी जारी हैं। चर्चाएं अभी भी इस बात पर हो रही हैं कि किसको कितने वोट मिले, किसी तरह की क्रॉस वोटिंग हुई है और जो इनवैलिड जो 15 वोट जो हैं जो किए गए हैं वो आखिर किस बिना पर किए गए हैं। क्या इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की है? बात उन लोगों को लेकर भी की जा रही है, उन सांसदों को लेकर भी, उन पार्टीज को जो एब्सेंटीज रही, यानी कि उन्होंने ना एनडीए ना इंडिया किसी के पक्ष में वोट नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो 15 इनवैलिड वोट्स हैं वो आखिर किस बिना पर इनवैलिड वोट्स जो है वो किए गए हैं, और वो आखिर इनवैलिड वोट जो हैं वो सिर्फ इंडिया के ही क्यों निकले हैं, वो एनडीए के क्यों नहीं है? ये मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी किस तरह से चुनाव आयोग का रवैया रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, चाहे एनडीए के सांसद हो या इंडिया के सांसद हो, बाकायदा तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस तरह से वोट करना है। तो वो सांसद हैं, उनको इतना पता होना चाहिए। वो तो दूसरे अपने जहां से चुनकर आते हैं वहां लोगों को बताते होंगे, हालांकि प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि 15 अगर इनवैलिड हो जाए तो ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, जहां पर एक एक वोट काउंट किया जा रहा हो। इंडिया गठबंधन को ऐसे देखें तो 315 उनको वोट मिले, जो कि उनके इंटैक्ट रहे, इतने का ही दावा किया गया था। लेकिन 15 इनवैलिड हो गए तो ऐसे में 300 काउंट किए गए और वहां पर 452, यानी कि वहां काउंट किए जा रहे थे अगर एनडीए के हेड काउंट्स किए जाएं तो 427, लेकिन मिले कितने? 452। वाईएसआरपी ने क्लेम किया कि उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया, एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, उसको भी अगर मिला दें तो 438, लेकिन फिर भी 14 एक्स्ट्रा हैं। अब ये 14 एक्स्ट्रा कौन है, इसको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा यह है कि हमारे जो हेड काउंट्स थे, यानी कि जो एमपीज थे, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। वो इसको अपनी कामयाबी के तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सेंध नहीं लगा पाई, टूट नहीं किसी भी तरह से हो पाई। और 2024 के जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तब से लेकर लगातार कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे इंडिया गठबंधन में फूट डाली जाए और ये बताया जाए कि इंडिया गठबंधन देखिए छिन्न भिन्न हो गया है, कमजोर पड़ गया है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हाल ही में बिहार में इसकी मिसाल देखने के लिए मिली कि जहां पर चुनाव नहीं है वहां के भी तमाम जो टॉप लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो उस बिहार की वोट अधिकार यात्रा में पहुंचे और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने वहां पर दिखाया। वो पार्टीज जो टीएमसी, जो हमेशा से जिसको लेकर जो डाइसी रहती हैं, जिनको लेकर एक डाउट रहता है, उन्होंने भी अपने एक प्रतिनिधि को वहां पर भेजा। लेकिन ये भी एक तरह से इम्तिहान की घड़ी थी। ये भले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव था, लेकिन इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक मैसेजिंग थी, एक पोस्चरिंग थी और ये बताने की कोशिश थी कि कैसे हमारे जो एमपीज हैं वो इंटैक्ट हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि उन्होंने सेंधमारी की है इंडिया गठबंधन के जो एमपीज थे उनमें, और 14 के करीब ऐसे उन्होंने नाम बताए हैं, पार्टीज बताई हैं कि जिन्होंने एनडीए को क्रॉस वोट किया है, जिसमें वो जिक्र आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 6 के करीब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा लोकसभा के एमपीज हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। इसमें नाम शिवसेना यूबीटी का आ रहा है, इसमें नाम जेएमएम का आ रहा है, और इसमें नाम जो सरप्राइजिंग आ रहा है वो आरजेडी का भी आ रहा है। ये स्पेकुलेशंस है अभी, सिर्फ इसमें कोई तथ्य अभी तक नहीं है। ये सिर्फ एक तरह के सूत्रों के हवाले से खबर है और ये सूत्र ज्यादातर बीजेपी के एक्टिव हुए हैं, क्योंकि ये खबर जो है वो गोदी मीडिया में लगातार चलाई जा रही है। हालांकि शिवसेना की बात करें या जेएमएम की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें जिनको लेकर ये क्लेम किया जा रहा है, उन सब की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से इस तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन सवाल फिर भी ये बना हुआ है कि जो 14 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं
राधा कृष्णन जी को, वो आखिर किसके हैं, कौन है वो लोग? क्या इंडिया गठबंधन को और सतर्क रहने की जरूरत है? क्या इंडिया गठबंधन को ये सोचने की जरूरत है कि अगर उनके यहाँ से किसी तरह की सेंधमारी हुई है, कोई खरीद फरोख्त हो गई है, कोई किसी तरह का कोई लूप होल है, कमजोर कड़ी है, तो क्या उसको देखने की जरूरत है और उनको इंटैक्ट रखने के लिए क्या किसी तरह के कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? ये इम्तिहान की घड़ी थी। इम्तिहान की घड़ी में एक तरह से नंबर्स वैसे इंडिया के पास नहीं थे, एक मैसेजिंग थी कि देखिए हमने कितनी बड़ी संख्या में जो वोट जो है वो डलवाने में हम कामयाब रहे हैं। तो वो साफ तौर पर उस मैसेजिंग में कामयाब पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन रहा है। लेकिन अभी भी वो सवाल बना हुआ है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन को कि क्या इसमें देखने की जरूरत नहीं है? क्या इस अगर किसी तरह की कोई हम कहें कि गद्दारी अगर की गई है तो क्या उसको देखने की जरूरत नहीं है? ये सवाल अभी बना हुआ है और उस पर बात करने की और उसको देखने की जरूरत जरूर है। दूसरी बड़ी खबर है नेपाल से। नेपाल में आप देख रहे हैं लगातार आपको तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। आपको वहां की स्थिति किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। 25,000 के करीब फाइल्स बताई जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थी, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। प्रधानमंत्री के आवास से लेकर, राष्ट्रपति के निजी आवास से लेकर, मंत्रियों के आवास से लेकर, उद्योगपतियों के आवास से लेकर, वो उद्योगपति जैसे हम अडानी इंडिया के बोले, वो इसी तरह के उद्योगपति जो नेपाल के थे, उन सबके घरों में आगजनी हुई है, उन सबके घरों में तोड़फोड़ की गई है और पूरी तरीके से जो वहां के युवा हैं उन्होंने सड़कों पर और इन तमाम इमारतों पर, तमाम सरकार पर कंट्रोल कर लिया है। अभी वहां पर कोई सरकार नहीं है क्योंकि सबने इस्तीफा दे दिया है। अभी वहां पर आर्मी कंट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि आखिर किसके कहने पर यह हुआ है? क्या बाहरी कोई ताकतें थी जो इसमें इन्वॉल्व थी? नाम अमेरिका का भी आ रहा है और नाम चाइना का भी आ रहा है। नाम अगर चाइना का है या अमेरिका का है, दोनों ही तरफ से हम देखें तो भारत को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। इसलिए भी क्योंकि जब बांग्लादेश की बात हुई तब भी ये कहा गया कि यहाँ पर चाइना का हाथ था और भारत से ज्यादा बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं चाइना से नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई। यही सेम चीज हम नेपाल में भी देख रहे हैं, श्रीलंका में भी हमने इसी तरह की चीजें देखी। ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इनकी नजदीकियां हमसे होनी चाहिए थी, लेकिन वो नजदीकियां अगर चाइना से होती हुई नजर आ रही हैं तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसको लोग इस तरह से भी कह रहे हैं, कुछ विश्लेषक इसको इस तरह से भी रख रहे हैं कि क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी किसी तरह की खतरे की घंटी है? क्योंकि आप ये देखिए कि परिस्थितियां बांग्लादेश में जो उत्पन्न हुई, श्रीलंका में जो उत्पन्न हुई, वो भ्रष्टाचार को लेकर थी, वो जिस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था वो उसको लेकर थी। तो या अगर हिंदुस्तान में भी हम ये देखें तो लगातार ये इल्जाम लगता रहा है कि ये सरकार आम आदमी की नहीं बल्कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। अंबानी अडानी का नाम के सब कुछ बेचकर उनको दे दिया गया है और उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहा जाता है। तो ऐसे में ये भी देखने की जरूरत है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसमें किस तरह की अस्थिरता है, उसका नुकसान भारत में किस तरह का हो सकता है, कैसे यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। और चाइना अगर किसी तरीके से या डीप स्टेट किसी तरीके से अगर काम कर रहा है तो क्या भारत में भी किसी तरह की वो कोई अस्थिरता पैदा कर सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि परिस्थितियां मैं उन देशों से अगर भारत की कंपेयर करूं तो भिन्न है, लेकिन नेपाल ने भी नहीं सोचा होगा कि चंद दिनों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और वो भी कौन? जिनको जेनजी कहा जाता है, जिनकी उम्र 25 साल से कम की है, वो अगर सड़कों पर आकर उन्होंने अगर पूरी तरीके से तमाम चीजों को अपने हाथ में ले लिया, इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जो नेपोटिज्म है वो बढ़ रहा था और उसका खामियाजा भुगत रहा था आम नेपाली। तो यही कुछ चीजें हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कहीं ना कहीं भारत में भी देखने के लिए मिलती हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, मेरे साथ वो जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी आपसे शुरुआत में करूंगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव और नेपाल की स्थिति दोनों पर ही आपकी पहली टिप्पणी। धन्यवाद।
आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में हो क्या रहा है। मैं पहले उपराष्ट्रपति चुनाव पर बात करता हूं। आपको याद होगा, जैसे जब आप बता रही थी कि 15 लोगों के वोट इनवैलिड किए गए हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के अनिल मसीह की तस्वीर सामने आ रही थी। और देखिए, सांसद ठीक है, बहुत ज्यादा योग्य नहीं हो सकते, लेकिन इतने अनपढ़ भी नहीं होते कि वो एक वोट न डाल सकें, और वो वोट इनवैलिड किस आधार पर किए गए अभी तक ये भी पता नहीं है। दूसरी ओर आप देखिए, सत्तारूढ़ दल का चरित्र क्या है। पिछले 10-11 साल में ऐसा कौन सा दल है जिसमें इन्होंने तोड़फोड़ नहीं की है। अगर नरेंद्र मोदी जी की अपनी सरकार को देखें तो उसमें आपको हर दल के लोग मिलेंगे जो अब बीजेपी के भगवा झंडे में लपटे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि क्रॉस वोटिंग किसने की, सवाल यह है कि क्रॉस वोटिंग करवाने का, लोगों को तोड़ने का क्रम लगातार जारी रहा है। आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के मद्देनजर लोग ये देख रहे थे, आंतरिक असंतोष है, उसको उन्होंने रोका, और ऐसे रोका कि ये साबित करने की कोशिश की कि देखो, हम नहीं, इंडिया गठबंधन टूटा है और हमने लोगों को तोड़ा है, ये प्रमाणित कर दिया। अब नाम किस दल का आएगा, देखिए, किसी भी दल पर उंगली उठाने इसका चूंकि सबूत नहीं मिल सकता ऐसे, क्योंकि वोटिंग जो है गोपनीय ढंग से हुई थी, लेकिन वो किसको बदनाम कर सकते हैं, किसी को भी जो उनके टारगेट पर हो। एक डर पहले आ गया सामने की, चाहे वो बीजू जनता दल के पटनायक जी हों, चाहे वो केसीआर हों, और चाहे अकाली दल हो, इन लोगों ने वोट डालने से ही परहेज कर लिया, दूर हो गए। बाकी वाईएसआर कांग्रेस भी, जो जगन रेड्डी हैं, वो भी इन्हीं के साथ आए, उन्होंने भी रेड्डी का साथ नहीं दिया। लेकिन कौन लोग टूटे, जो सबसे बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जो कि चरित्र है सत्तारूढ़ दल का, वो उन लोगों को निशाने पर लेंगे जिनसे उनका कोई पुराना विरोध बैर भाव होगा, क्योंकि किसने वोट किया है ये कोई नहीं जानता, सिवाय या तो जिन्होंने करवाया या जिन्होंने किया। अब अगर वो 5 नाम किसी और दल के ले लें, जैसे कि वो सूत्र ड्रॉप कर रहे हैं, सूत्रों की उससे जानकारी आ रही है, और दूसरा गोदी मीडिया किसी का नाम ले लेगा। पर सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन ने 315 का दावा किया था, उनके जहां के तहां रहे, 15 को आपने इनवैलिड कर दिया, ठीक है। जो 14 आपके पास आए हैं वो कौन कहां से निकले हैं, इसका, इस सवाल का जवाब हमें और आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ वही लोग जिन्होंने ऐसा करवाया है, और ये पहली बार नहीं है। आप परंपरा देखिए इस नए दल की, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा सब बदल गया है। दूसरे दलों के लोगों को तोड़ना, उन्हें दबाव में लाकर के अपने साथ लाना, उनके दलों का अपने में विलय कराना, ये सारी चीजें इन्होंने की हैं। और ये जो मैसेज देना चाहते थे कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, मैं कहता हूं इंडिया गठबंधन को एक बार आत्मावलोकन करना पड़ेगा और फिर से अपनी मजबूती को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आप ये समझिए बुशरा जी, कि किया किसने, कौन कर रहा है इस काम को, किसने शुरुआत की। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाले लोग, ऐसा कौन सा दल है देश में जिसके लोग इनके साथ नहीं है, जिनको इन्होंने अपने आप में समाहित नहीं किया है। तो इनका मूल चरित्र सत्ता बनाए रखना और अपनी सुप्रीमेसी को साबित करते रहना है। देखिए, नंबर उनके पास थे, अगर जैसे राधा कृष्णन जी 2 वोट से जीते तब भी जीतते, वो उनके पास बहुमत था। ये दीवार पे लिखा था कि रेड्डी साहब के पास बहुमत नहीं है, इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने मैदान में उतारा इसलिए था कि वो विरोध करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि एक पढ़े लिखे आदमी को, एक संविधान विशेषज्ञ को लेकर आए हैं वो लोग, और इसीलिए पूरे देश में इसको लेके एक अलग तरह का उत्साह था। हालांकि ये साफ दिख रहा था कि भाई कहां नंबर गेम में कौन आगे है, पर हासिल क्या है? हासिल जो है वो ये है कि इसकी आड़ में उन्होंने न केवल ये बताया कि हम एक हैं, हमारी पार्टी में भले ही राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन यहाँ हम आप पर भारी है। तो ये चरित्र जो है
इस चरित्र को आप देखें तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये पता नहीं लगेगा कि वो किस दल के थे, कौन लोग थे, किनको इन्होंने तोड़ा और कैसे तोड़ा, कौन सा दबाव बनाया। लेकिन यह है कि कल कोई दावा किया जाएगा और मोदी जी अपनी शर्ट ऊंची करेंगे, कॉलर ऊंचा करेंगे और कहेंगे ये तो टूटते रहते हैं। लेकिन ये एक जो चरित्र बना भारत की राजनीति में, एक जो नई परंपरा इन्होंने शुरू की। देखिए, कांग्रेस के सांसद विधायक तो कई बार गए, हर पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल या दूसरे दक्षिण की पार्टियों में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लोगों को लिया तो है इन्होंने। अब यहां आकर ये दिखाना, क्योंकि डर सबको लगता है और डर इन दोनों लोगों को तो बहुत ज्यादा लगता है, और डर लगने की वजह भी है क्योंकि लगातार आप समझिए पतन हो रहा है, लोगों का भरोसा टूट रहा है। मुख्यमंत्री अपने ही देश के लोगों से, अपने ही देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप मणिपुर को उठा लीजिए और बाढ़ में डूबे पंजाब को उठा लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, सब बातों पर बात हो रही है। मां के अपमान को लेकर बिहार बंद हो रहा है, लेकिन वो हिमाचल जो तबाह है, वो पंजाब जो पूरा डूबा हुआ है, उसको उसका हक जो उनका ड्यू है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं 60,000 करोड़ जो पंजाब का हिस्सा रखा है, वो नहीं दिया। उसको कुछ 100 करोड़, कुछ शायद 1600-1700 करोड़ देके ये कह रहे हैं कि, तो ये क्या है, जो उनका आपने पैसा रखा है नहीं दे रहे हैं। लोग, पंजाब के लोग अपने आत्मबल पर, अपनी एकता पर आज भी बाढ़ से लड़ रहे हैं, और तमाम चीज पूरी दुनिया में सिख कौम ये जानी जाती है इस बात के लिए कि वो अपने आप आगे बढ़ के सबकी मदद करते हैं। और किसान आंदोलन के दौरान जब इन्होंने कोशिश की थी तोड़ने की, तो इस बार भी सिख और मुस्लिम एकता दिखाई पड़ी। हालांकि पूरा समाज आया है, पूरे देश के लोग गए हैं मदद करने के लिए, लेकिन सरकार सबसे बाद में गई। और दुर्भाग्य की बात क्या है, प्रधानमंत्री गए, किससे मिले? देश के कृषि मंत्री गए, किससे मिले? ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत नीचे तक चली गई हैं। जब देश का प्रधानमंत्री एक कमरे में बैठ के, और गुरदासपुर और अमृतसर, इसके अलावा नहीं, क्योंकि ये दो इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आधार है, वहां पर लोग हैं उनसे जुड़े हुए, और क्यों नहीं गए कहीं? अब सुनील जाखड़ शिवराज सिंह चौहान को ट्रैक्टर पर बैठा के ले जाते हैं, वो गन्ने के खेत, पानी में डूबे गन्ने के बीच में खड़े होकर गन्ने उठा के अपनी फोटो खिंचवाते हैं, जो सबने देखा। लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है, देश के कृषि मंत्री की, बुशरा जी, इतनी हैसियत नहीं है कि वो छोटा सा भी पैकेज अनाउंस कर सकें। वो ये कह पाते कि हाँ भाई, हम केंद्र सरकार से ये आपके लिए लाए, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आरोप और लगा दिए सरकार पर, पंजाब के लोगों पर। तो क्या है, आपको गुरदासपुर और अमृतसर के अलावा कोई चीज जगह नहीं मिली, दोनों लोग वहीं गए। ये सबसे बड़ी बात जो जहां पर है, ये इनका विरोधी दलों को दुश्मन मानना, उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना, उन राज्यों में जहां अन्य दलों की सरकारें, उनके साथ भेदभाव और पक्षपात करना, और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश लगातार 11-12 साल से हो रही है। वही कोशिश पूरे देश ने कल देखी। जो 14 वोट आए हैं, वो उसी अभियान का हिस्सा थे कि ये बता सके कि हम एक हैं और सामने वाले कमजोर हैं, वो टूट सकते हैं। अब वो कैसे टूटे, क्या? सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक एक नागरिक, भले ही आपको किसी दल विशेष के, विचारधारा विशेष के लोगों ने चुना है, लेकिन भारत देश जिसकी समृद्ध विरासत है, जिसका इतिहास है, और वो देश जो अपने लोकतंत्र के लिए, अपने सर्वधर्म समभाव के लिए जाना जाता है, उसमें प्रधानमंत्री धर्म विशेष की वकालत करते हैं, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं, और अब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सुपर हैं, आप 14 वोट आपने तोड़ लिए और आप नए ढंग से विज्ञापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि जी, नेपाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? नेपाल में जो कुछ हो रहा है, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी सीख है भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, वहां जो कुछ हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ यही नहीं हो रहा है, बल्कि फ्रांस में भी किस तरह का हमने देखा कि सरकार को लेकर
अनरेस्ट है और वहां पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कल तो मजबूर होना पड़ा ओली को, वहां उन्होंने इस्तीफा दिया है। बांग्लादेश हम देख चुके हैं, श्रीलंका हम देख चुके हैं। तो एक वॉलेटाइल स्थिति में पूरी दुनिया एक तरह से नजर आ रही है। कतर पे जिस तरह से इजराइल ने जो है वो अटैक कर दिया, आसपास हम जो देखें वहां पर एक वॉलेटाइल स्थिति है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि अगर ये नेपाल में जो हुआ है उसके में क्या अमेरिका इन्वॉल्व है, उसमें क्या चाइना इन्वॉल्व है? दोनों ही परिस्थितियों में भारत के लिए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो देश अगर नेपाल में कुछ कर सकते हैं, बांग्लादेश में कुछ कर सकते हैं, श्रीलंका में कुछ कर सकते हैं, तो भारत में भी तो कर सकते हैं। हालांकि हम बहुत बड़ा बाजार है, हम बहुत मजबूत मुल्क हैं। देखिए बुशरा जी, हमको समग्र रूप से अगर हम देखें, पाकिस्तान हमारा स्थायी दुश्मन है। जब से अलग हुए हैं, विभाजन हुआ है, तब से कभी भी मित्रता का भाव नहीं रहा। लेकिन छोटा सा देश मालदीव, उसके राष्ट्रपति ने भी पिछले दिनों जो भारत के साथ बर्ताव किया था वो सबने देखा है। मालदीव में कौन है? फिर श्रीलंका में कौन है? श्रीलंका में जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो हुआ था, अभी तक श्रीलंका स्थिर नहीं हो पाया, वहां ठहराव नहीं है, लोग परेशान है। फिर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जो लंका में हुआ था कि छात्र पहले आए फिर लोग उनके पीछे आए, और इसी तरह जो नेपाल में हो रहा है उसी तरह की लूटपाट हुई। राष्ट्रपति भवन लूटा गया, प्रधानमंत्री का घर लूटा गया और तमाम जगह सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। उसी तरह की परिस्थिति बनी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी जो सत्तारूढ़ दल था, शेख हसीना को यहाँ आना पड़ा भाग के, उनके मंत्रियों के साथ जो हुआ, और पूरी सरकारी संस्थाओं को और वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय उनको निशाना बनाया गया। आज फिर नेपाल में जो सवाल आपका है कि आज नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि नेपाल में न तो 18 से 30 साल के लड़के, जो जैन जी मूवमेंट कहा जा रहा है कि उन्होंने नेट बंद हो जाने की वजह से, सोशल मीडिया पर बैन की वजह से ही किया है, लेकिन क्या किसी देश में युवा पीढ़ी अचानक इतनी सशक्त और इतनी संगठित हो सकती है कि पूरी देश की व्यवस्था खत्म हो जाए? देखिए, सब संस्थाएं नेपाल में जला दी गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, प्रधानमंत्री का घर हो। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के मार दिया गया है, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, और इतना नुकसान हुआ है कि नेपाल के लोग खुद मान रहे हैं कि इससे उभर पाने में, मेरे मित्र पत्रकार हैं नेपाल में, कहते हैं कि इतना नुकसान है कि अब कई साल पीछे चला गया है नेपाल। एक सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी आता है कि आखिर नेपाल की सेना क्या कर रही थी? पुलिस असफल हुई, सेना ने क्या किया? सेना पहले कुछ घंटे तो पहले एक दिन पूरा सेना मूक दर्शक बनी रही है, सेना ने हस्तक्षेप नहीं किया है, सेना की जिम्मेदारी थी। अब नेपाल के लोग सवाल उठा रहे हैं, अब सेना ने कंट्रोल किया है। तो मुझे लगता है चाहे वो मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो और दूसरे देश हैं, दक्षिण एशियाई देशों को देखिए, कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई हो रही है। ये जो चल रहा है नेपाल के पीछे, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि सीधे सीधे चीन का हाथ है। चीन से जब भी हम गले मिलने की कोशिश करते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, तब वो पीठ में छुरा भोगता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आपको भी याद होगा, कैसे एक तरफ ये था और दूसरी तरफ हमारे देश पे आक्रमण करके हमारी जमीन कब्जा ली गई। आज भी अभी भी प्रधानमंत्री, चूंकि उनसे नाराजगी अमेरिका की है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ लाद दिया है, लगातार वो टिप्पणियां करते रहे हैं, तो इससे दौड़ के ये संघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में गए थे। वहां जो है, वहां इन्होंने क्या हासिल किया नहीं पता, लेकिन उसके तत्काल बाद, उस बैठक के संघाई सहयोग संगठन के तत्काल बाद ये जो हुआ है, इसमें मेरा ये मानना है कि स्पष्ट रूप से चीन का हाथ है, और चीन वहां मुझे लगता है पिछले 2 दशक से तैयारी कर रहा है। मैं 2012 में नेपाल गया था और वहां 15 दिन के करीब हम लोग रहे थे। भारत नेपाल के हर जिले में अपने सहयोग से कार्यक्रम चला रहा था, पूरे नेपाल में बहुत बड़ी मदद करता रहा है। तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के जो राजदूत थे वहां पर, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तभी चीन की घुसपैठ, लगातार आप देखिए
पहले भारत और नेपाल का रिश्ता ये था कि घर में, हर घर में एक नेपाली सहयोगी होता था जिसे साथी कहते थे लोग। अब वहां जो मैंने देखा था तब ये था कि युवक वो चाइना की तरफ आकर्षित हो रहे थे, चाइना के साथ थे, और चाइना ने अपनी इतनी ज्यादा घुसपैठ बना ली है पूरे नेपाल के तंत्र में। बहुत साल से कम 15 साल से भारत के जो उद्योगपति हैं वहां, उनका विरोध लगातार हो रहा है, उन पर हमले हुए हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया गया है, और नेपाल के अपने लोग जो मधेसी हैं, जिनको भारत की तरफ से भारतीय माना जाता है, दक्षिण नेपाल में जो बसे हुए, वो निशाने पर रहे हैं। तो ये जो चीज हुई है, आप पूरा आसपास का इलाका देखिए, आज आपके साथ तिब्बत पहले चीन की गोद में जा चुका है, अरुणाचल तक और लद्दाख तक चीन आपको लगातार निशाने पर ले रहा है, और बांग्लादेश ने सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर चीन को अपने एयरपोर्ट बनाने की वो दी है, क्योंकि भारत ने वो एयरपोर्ट पे उनकी सुविधा बंद की थी। ये जो सबसे बड़ी चीज अब हुई है नेपाल में, जो कुछ हुआ है आज, अभी नेपाल में कोई सरकार नहीं है, नेपाल कौन चला रहा है किसी को नहीं पता है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये खतरा भारत पर बहुत बड़ा है। क्यों, देखिए नेपाल बॉर्डर को अगर आप देखें, भारत नेपाल बॉर्डर के, तो कई जगह इतने गड्ढमड्ढ हैं हम लोग कि वहां आपको यही पता नहीं लगेगा किधर भारत किधर नेपाल, ये भी कौन सी जगह है ये नहीं समझ में आता है। ऐसे में एक देश अस्थिर हो जाता है। आज भगवान के भरोसे वहां कौन क्या कैसे लूट मची हुई है, बैंकें लूट रहे हैं, सरकारी संस्थाएं लूट रहे हैं, तो वहां पर कौन खड़ा होगा, और वो क्या वो एक पैसेज नहीं है। क्योंकि देखिए चीन की विस्तारवादी है, चीन चारों तरफ वो हांगकांग को कब्जा करना चाहता है, तो वो बड़े आराम से नेपाल उसकी गोद में जा रहा है। क्यों, क्योंकि जितने नेता थे सब पर आरोप तो यही है कि भ्रष्टाचार का, अपने यहाँ गद्दी वोट चोर गद्दी छोड़ हो रहा है, वहां गद्दी चोर देश छोड़ हो रहा है, नारा लगा है। तो मुझे जो लगता है नेपाल में जो कुछ है, नेपाल भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ भूटान है, और चीन कल को अगर कहेगा कि भूटान हमारे नियंत्रण में है तो वो कर लेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद अगर बांग्लादेश और चीन जैसी की स्थितियां हैं, अगर वहां चीन को जगह मिलती है तो आपका पूर्वोत्तर का जो हिस्सा, जो चिकन नेक है, वो कब मरोड़ दी जाएगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि चीन यही कर रहा है। तो ये है सबसे बड़ा। और अभी अमेरिका भी भारत के साथ नहीं है, उसने सबसे ज्यादा, अगर पिछले कुछ महीनों में आप देखिए, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से ज्यादा अहमियत दी है, चीन ने भी दी है, रूस ने भी दी। रूस भी कहता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है, बहुत वो है। तो हम सब तरफ से पीछे हो रहे हैं, कहां पाकिस्तान और कहां भारत। लेकिन पाकिस्तान के जनरल को बुला के ट्रंप खाना खिलाते हैं, उसको पूरी दुनिया से मदद मिलती है, और भारत, बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं अरुण जी, आप महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। सबको भारत सरकार को देखने की जरूरत है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, सिद्धार्थ जी को शामिल करूंगी इस चर्चा में। सिद्धार्थ जी, दोनों ही सवाल आपसे भी हैं मेरे, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, कल भी आप मेरे साथ चर्चा में थे, और बहुत इंटरेस्टिंग वो चुनाव रहा। इतनी चर्चा अमूमन उपराष्ट्रपति चुनाव की नहीं होती है जितनी हुई। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इंटैक्ट रहे इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, लेकिन 15 वोट्स को इनवैलिड कर दिया गया। ये चुनाव भी, ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि वो भी चुनाव आयोग ही कराता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये बता रहा है कि उपराष्ट्रपति के अगर जो चुनाव होते हैं उनमें 15 इनवैलिड, आने वाला चुनाव है बिहार का, तो वहां जो वो खेल कर रहा है वो भी सबके सामने है। और उसने एक तरह से कह सकते हैं कि एक हिंट या फिर एक ट्रेलर जरूर दिया है, क्योंकि अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड तो कुछ एनडीए के भी हो सकते हैं, सारे इनवैलिड इंडिया के ही क्यों हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, नेपाल की स्थिति को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? भारत के लिए ये क्या, किस तरह की सीख के तौर पर, खतरनाक घंटी के तौर पर, मोदी जी के लिए क्या खतरे की किसी घंटी के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? जी, जैसे दीक्षित जी ने कहा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जो जनता के वोट से जीत के एमपी आया है, वो खुद अगर एक कागज पर अपना वोट नहीं डाल सकता तो ये मानने वाली बात नहीं है। इसीलिए ये जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं कल, इस पर तो सवाल उठता है। और ये कहीं नहीं है कि ये 15 वोट किसके इनवैलिड हुए हैं,
वो हो सकता है इंडिया गठबंधन के इनवैलिड हुए हों, हो सकता है कि आप किसके एनडीए के इनवैलिड हुए हों, लेकिन जितने वो भी वो इसलिए वोट इसलिए वोट कहा जा रहा है इनवैलिड। सिद्धार्थ जी, क्योंकि क्योंकि इंडिया ने कहा कि 315 उनके इंटैक्ट है, 315 उन्होंने हेडकाउंट्स अपने बताए, अब उसमें से 15 नहीं है। उधर जो दावा किया गया था वो 427 का था, हालांकि उनको मिले हैं 452। तो ये भी है कि क्या इंडिया से क्रॉस वोटिंग हुई है, और दूसरा जो इनवैलिड हुए हैं वो तो यहाँ से हट ही गए हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो इंडिया के नहीं, एनडीए के नहीं है। हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये अटकल है, क्योंकि जब सीक्रेट वोटिंग हुई है तो हम तो स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि किन 15 वोटों की कौन से वो 15 वोट थे जो इनवैलिड हुए। वो हो सकता है इंडिया गठबंधन के वोट इनवैलिड हुए हों, एमपीओ के हुए हों, हो सकता है बीजेपी के भी हो गए हों। लेकिन जो भी हुआ हो, ये तो खैर वहां पर जो दोनों प्रत्याशी थे और वो प्रत्याशी के एजेंट थे, उनको ये सवाल उठाना चाहिए और वो पूछना चाहिए कि ये जो 15 इनवैलिड वोट हैं वो हमें दिखाइए, वो बताएंगे तभी इसका पता लगेगा। दूसरी तरफ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, इसमें कोई अब दो राय नहीं रही। तो मुझे ना एक बड़ा क्या कहते हैं, महीन और बारीक, आप अगर बहुत बारीक नजर से देखिए तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई है और नेपाल में जो चल रही समस्याएं हैं, दोनों के बीच में ना एक छुपा हुआ तार बीत रहा, दोनों के बीच में एक तार है। होता यह है कि जब जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं से दूर हो जाता है, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वो, एक तरफ तो मुझे आश्चर्य होता है कि भारत में जनता सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर है, देश भर में वोट चोर गड्डी गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। उस समय जनता की आवाज से डिस्कनेक्ट जो सांसद हुए होंगे, उन्हीं ने तो क्रॉस वोटिंग की होगी। जनता के बीच में जो बीजेपी पिछले साल 400 पार का नारा दी थी और जनता ने उनको 240 की बैसाखी पर ला दिया, इसका मतलब जनता बीजेपी को नहीं चाह रही है। वोट चोर गड्डी छोड़ का जो नारा है वो केवल बिहार में नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए अंदाज ये लग रहा था कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की भावनाओं को समझेंगे और बीजेपी के वोट घटेंगे। अगर क्रॉस वोटिंग भी होगी तो बीजेपी के कुछ लोग इधर क्रॉस वोटिंग करेंगे, इधर के लोग उधर नहीं करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट ज्यादा मिला। तो हुआ यह है, इसका मतलब ही यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता की जो भारत में भावनाएं हैं, जो कि बीजेपी की लोकप्रियता जिसमें कमी आ रही है, उन जनता की भावनाओं को जनता के ही प्रतिनिधि उसका प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे हैं। प्रतिनिधि कुछ और सोच रहे हैं, जनता कुछ और सोच रही है। और नेपाल में जो आप देख रहे हैं वो भी यही हो रहा है, जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, जनता कुछ और सोच रही है। हुआ इसका कारण यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद जो लोकतंत्र भारतीय उपमहाद्वीप ने अपनाया, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र था, वो सहभागी लोकतंत्र नहीं था। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए एमपी एमएलए जनता से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब उस इम्यूनिटी के चलते उनको सुख सुविधा, गाड़ी बंगला, ये सब चीज ज्यादा मिलने लगता है। अब किसी व्यक्ति को, उनके परिवार को अगर सुख सुविधा ज्यादा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उस परिवार के जो बच्चे हैं, उस परिवार में जो लोग हैं, बाकी परिवारों से ज्यादा उनको ताकत मिल जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे अमेरिका और भारत के संबंधों की संस्था चलाने लग गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे पड़ोसी देश के नागरिकों के साथ व्यापार करने लग गए हैं। गृह मंत्री का बेटा क्रिकेट का अध्यक्ष बन गया है, भले वो बल्ला नहीं पकड़ सकता है। तो हुआ यह है कि भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से, लेकिन ताकतवर बन जाते हैं जो भारत के लोगों का चुना हुआ एमपी एमएलए ताकतवर बन जाता है। तो हुआ यह है, और यही चीज आपने नेपाल में भी देखी है। सबसे पहले आज से 200-400 साल पहले हमें पता था अमेरिका वगैरह में या भारत में भी क्या कहते हैं, स्लेव ट्रेड होता था, लोगों को बंदी बना के रखा जाता था, वो पैदा भी होता था गुलामी, जिसे गुलामी कहा जाता है। धीरे धीरे स्लेव ट्रेड खत्म हो गया, दुनिया भर में अब नहीं होता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे दुनिया में कुछ आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ है। ये मानते हैं कि गरीब का विकास धीमी गति से होता है, अमीर का विकास तेज गति से होता है। लेकिन गरीब के पॉकेट में भी कुछ ना कुछ पैसा रहता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं रहता, बहुत कम ही रहता है लेकिन रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हद तक आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ है। अब जब से खास करके मोबाइल फोन वगैरह आया है और इंटरनेट आया है, हमें पता है कि सूचना का भी विकेंद्रीकरण हो गया है। तो लोगों के पास ऐसा अब नहीं है कि आपको कुछ पता है वो मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ पता है दूसरे को नहीं पता है। मेरे घर में जो ड्राइवर आता है वो भी वही अखबार पढ़ के आता है जो सुबह मैं पढ़ा रहता हूँ। मेरे फोन में जो इंफॉर्मेशन आता है वही इंफॉर्मेशन मेरा ड्राइवर भी देखता है।
तो सूचना का भी काफी सारा विकेंद्रीकरण हो गया है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का विकेंद्रीकरण अभी तक नहीं हुआ है। सत्ता जो है वो कुछ चंद सौ लोगों के हाथ में रहती है। उनको आप कभी एमएलए नाम दे देते हैं, उनको कभी आप एमपी नाम दे देते हैं, उनको कभी आप कॉर्पोरेटर का नाम देते हैं। जनता के हाथ में अभी तक सत्ता नहीं आती है। और जब ये अधिकार संपन्न लोग जो सत्ता में रहते हैं वो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता वाले खेल में उतरते हैं, तब जब जनता है उसको दुख दर्द होता है। जनता को लगता है कि मेरे वोट से तो तुम जीत रहे हो, तुम जहां बैठे हो वो मेरे कारण बैठे हो, और मैं भूखा रह रहा हूं, मैं नंगा रह रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, और तुम्हारे बेटे निपो किड्स बन के, आपके बेटे कभी कोई हार्वर्ड में पढ़ते हुए फोटो डालते हैं, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा होता है, कोई हीरो बन गया है, कोई हीरोइन बन गया है, कोई क्रिकेट का अध्यक्ष बन गया है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है जनता और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में, ये नेपाल में बहुत हिंसक रूप में दिख रहा है। और कल भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के रूप में दिखा। मुझे आश्चर्य यह है कि जब इस देश में पिछले 1.5 साल में बीजेपी के 400 पार के नारे के बावजूद अगर बीजेपी 240 पर आई, इसका मतलब जनता तो बीजेपी को लोग पसंद नहीं करती है। जनता के बीच में तो लोकप्रियता घट रही है। जिसकी लोकप्रियता घट रही है और जिसके ऊपर इस तरह का क्या कहते हैं लेबल भी चस्पा हो गया है, वोट चोर, गद्दी चोर, गली गली में चोर है, भाजपा वोट चोर है, उसने चंडीगढ़ में भी वोट चोरी करने की कोशिश की, वो जिस तरह से पार्टियों को तोड़ती है, ये सब बातें दीक्षित जी ने कहा है। उसकी पुनरावृत्ति दोहराऊंगा नहीं मैं उन बातों को। उसको सब देखते हुए और जिस तरह से माहौल बन रहा है, भाजपा अगर लोकप्रियता भाजपा की कम है तो उनके सांसदों में, भाजपा के सांसद हों या भाजपा के इतर सांसद हों, इंडिया के सांसद हों, सांसदों में इसका प्रतिबिंब हमें दिखने को कल मिलना चाहिए था। और भाजपा के वोट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाती, भाजपा के कैंडिडेट हार जाते, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट को एनडीए को जितने सीट है 427, उससे भी ज्यादा वोट मिला। इसका मतलब ही है कि भारत में काफी सारे सांसद ऐसे हैं जो कि जन भावना का प्रतिबिंब वो नहीं है, उनका वो सत्ता को कुछ और समझे हुए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जिन बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, जिन राजनेताओं से बात कर रहे हैं, जिन सत्ताधीशों से बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव होता है, कुछ भी हो सकता है। कुशला जी, चुनाव अगर होता है और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है 4 लोगों को, 25 लोगों को बीजेपी सरकार की ओर से धमकी मिली हो। कल ही हमने देखा कर्नाटक में एक एमएलए थे, उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ा और उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या इससे पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट नहीं किया गया था? क्या इससे पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं किया गया था? क्या ये सच नहीं है कि तमिलनाडु के मंत्री को ईडी ने अरेस्ट किया था? क्या ये सच नहीं है कि आंध्र प्रदेश की के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया था? ऐसे अगर 10-15 लोगों को आपने देख लिया, चुन लिया, देख लिया कि ये लोग अमीर हैं, इनके पास पैसा ज्यादा है, उनको आप डरा दीजिए कि भैया तुम ढंग से वोट हमारी तरफ करना, सीक्रेट वोट है, तुम किधर डालोगे किसी को पता नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो कल तुम्हारे यहाँ ईडी सीबीआई आ जाएगी। तो ये जो अगर डराया जा रहा है और उन्होंने डर के क्रॉस वोटिंग की, इसका मतलब ही है कि वो दिल्ली में किसी आका की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन जिस जनता ने उनको चुन के भेजा, उनके भावनाओं का वो प्रतिबिंब नहीं है। तो मेरे ख्याल से नेपाल हो या भारत हो, जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान में रखना। और मैं जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत में बीजेपी के पास 240 ही वोट हैं। मतलब भारत में के 140 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं डाला है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा को केवल 25-26 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। तो भाजपा को जिन्होंने वोट नहीं डाला है, उनके लिए भी ये बात लागू होती है, चाहे भाजपा को वोट डाला हो। जो जनप्रतिनिधि है उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपनी जनता से उनको कनेक्ट रखना चाहिए। वो अगर कनेक्शन अपना छोड़ देते हैं, जीतने के बाद आप दिल्ली चले गए, आप दिल्ली में पावर कॉरिडोर्स में आप घूमने लगे, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमने लगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कन्याकुमारी देश के दूसरे कोने में है, वहां के लोगों के भावनाओं को आपने समझा नहीं, और दिल्ली में जो लोग आपको बोल रहे हैं उसके अनुसार आप करने लगिएगा। तो जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, ये इसी चीज का प्रतिबिंब है कि जनता अगर अपने आप को जनता को अगर लगता है कि मेरी ताकत तुम सोख रहे हो, जैसे मेरा पाकिट अगर किसी ने मार लिया, मेरे घर में चोरी की, तो मुझे लगता है मेरी संपत्ति तुमने सोख ली। मेरे साथ उसी तरह से सत्ता के बारे में भी है कि जनता को अगर लगता है कि उसकी ताकत सोखी जा रही है, नेता उसकी ताकत सोख रहे हैं, तो जनता इस तरह के क्या कहते हैं, जिस तरह से हम नेपाल में देखें प्रदर्शन होता है, वो प्रदर्शन नेपाल में हिंसक है, होना नहीं चाहिए।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। भारत में हो रहा है। भारत में पिछले 1.5 महीने से वोट चोर गद्दी चोर का जो आंदोलन है वो शांत रूप से चल रहा है। तो इस तरह का कहीं पर भी कोई भी, इसका मतलब ही है कि नेपाल में भी लोगों को सत्ता के बारे में, सत्ता में जो लोग हैं उनके बारे में अविश्वास है। इसका मतलब यह है कि भारत में भी जो लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में उनको भी सत्ता से किसी तरह की नाराजगी है। तो सत्ता से नाराजगी होती है, स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। और सत्ता से नाराजगी जब होती है उसका हिंसक सहारा नहीं लेना चाहिए, और हिंसक सहारा लिया जा रहा है नेपाल में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अपने आप में बीजेपी के पिछले 10 साल के बीजेपी सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है कि आप अगर अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो आपके पड़ोस में डेमोक्रेसी खत्म कैसे हो रही है? श्रीलंका आपका पड़ोसी है, नेपाल आपका पड़ोसी है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी है। ये कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि बगल की उनकी सारी मौसियां जो है वो डेमोक्रेसी से हिंसोक्रेसी में चली गई हैं और आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं? इसका मतलब ही है कि भारत सरकार को भी इस पर बहुत गंभीरता से सोचनी है। जहां तक मैं कहीं कहीं पेपर में हो ये रहा है कि नेपाल में जो हो रहा है उसका कहीं अधिकृत कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत कुछ हवा में बातें चल रही है। कहीं सुनने में आया कि भीड़ गई थी और उसने जेल का दरवाजा तोड़ दिया, 5-6 हजार कैदी हैं। अब कैदी अगर भाग रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी कैदी होता है वो देश छोड़ने की इस बात सोचता है। तो भारत सरकार के सामने काफी सारे इस तरह की चुनौतियां हैं कि ये वहां जो नेपाल में एक अव्यवस्था फैली हुई है, केओस फैला हुआ है, उस केओस का फायदा उठा के कुछ अपराधी तत्व भारत में न घुस जाएं, इस पर भी उनको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मुख्य समस्या ये है कि जनता को लगता है कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जनता के ताकत अगर एमपी एमएलए नेता लोग सोख लेंगे तो जनता को गुस्सा आता है, और जनता को गुस्सा आना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल। और वही होता है जब सरकारें दमन करने लगती हैं, जब वो एक डेमोक्रेटिक होते हुए एक तानाशाही रवैया इख्तियार करती हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, अपनों के बारे में सोचती हैं या उन उद्योगपतियों के बारे में सोचती हैं जो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर इसी तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं जो हमने बांग्लादेश में भी देखी, जो अब हम नेपाल में देख रहे हैं। और ये हमारे लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बहराइच और उस तरफ की हम बात करें, वहां तो बिल्कुल एकदम बॉर्डर लगा हुआ है। वहां तो शायद आप बस आप कुछ देर की ट्रेन लेकर वहां जा सकते हैं, कुछ पैदल चल के क्रॉस कर लेते हो। और इसके साथ साथ बिहार से भी किस तरह से नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है, बेटी रोटी का रिश्ता है वहां से हमारा। तो ऐसा नहीं नेपाल सिर्फ एक हमारा सिर्फ पड़ोसी कंट्री है, लेकिन हमारे जिस तरह के उससे रिश्ते रहे हैं, आप ये देखिए कि ज्यादातर कॉलोनीज में आप ये देखें कि जो गार्ड्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, घरों में भी जो करते हैं, वो सारे आपको ज्यादातर आपको नेपाली देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि ये नहीं हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां वहां जो हो रही हैं उसका हिंदुस्तान पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी एक तरह से अरुण जी हम ये देख रहे हैं कि जो एक हताशा है, एक निराशा है, वो तो हिंदुस्तान में भी देखने के लिए मिल रही है। वो जो हर तबका है जो परेशान है, वो चाहे वोट चोरी की हम बात करें कि उनको जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उनसे किस तरह से उनसे छीना जा रहा है। किसानों का आंदोलन हमने देखा, CA/NRC हमने आंदोलन देखा, शिक्षकों का हम आंदोलन देख रहे हैं, अध्यापकों का हम आंदोलन देख रहे हैं, हमने स्टूडेंट्स का आंदोलन देखा, सड़कों पर हमने देखा। तो एक तरह की एक अनरेस्ट वाली स्थिति हिंदुस्तान में भी ऑन एंड ऑफ रहती है। हालांकि यह परिस्थितियां उस तरह से नहीं बिगड़ी हैं या उस तरह से अराजकता नहीं फैली है, ये हम इसको हम उस तरह से देखें, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशंस जरूर मिलते रहते हैं जिससे सबक सीखने की जरूरत तो है ही। देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी बात ने जो कहा उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाता। भारत का एरिया बहुत बड़ा है और हमारे देश में अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, एक जैसे एकजुटता। नेपाल बहुत छोटा देश है और वहां अभी तक वो हिंदू राष्ट्र था, कुछ साल पहले वो जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति अलग है। यहाँ लोग आपस में एकजुट उस तरह नहीं हो सकते जैसे बांग्लादेश के हो गए, जैसे श्रीलंका के हो गए और जैसे नेपाल के हुए। एक बड़ी चीज भारत और नेपाल में फर्क जो है, नेपाल बहुत 249 साल तक राजशाही के तहत रहा। सिर्फ 17 साल पहले वो लोकतंत्र बना था और वहां जनता की चुनी हुई सरकारें आई, लेकिन 17 साल में 12 सरकारें बदल गई। कौन कब
जो अभी बात कह रहे थे सिद्धार्थ जी कि कब जनता ने चुना किसी के लिए और वो पहुंच गए कहीं। नेपाल में भी जो राजनीतिक अस्थिरता रही है उसके बदले में क्या, नेपाल में बेहद भयंकर गरीबी है। आप कहते हैं चौकीदार, हमारी सेना में भी नेपाली नागरिक काम कर रहे हैं, एक हमारी पूरी पलटन है पूरे का पूरा। और एक और सबसे बुरी चीज है, देखिए लोगों का आत्मसम्मान। जब आज से 40 साल पहले हम लोग बंबई में ट्रेनी के तौर पर थे, तब देखा था कि नेपाल से लड़कियों को लाके दुनिया के अलग अलग इलाकों में वेश्यावृत्ति में धकेला गया। एक हिंदू राष्ट्र जिसके लिए सब बात करते थे, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वहां पर गरीबी के चलते दुनिया के हर देश में आपको नेपाली नौकर मिलेंगे। नेपाली जो है नीचे से नीचे का काम करने को तैयार रहते हैं, वो पेट भरने की स्थिति थी। लेकिन अब हालात बदले हैं। मैंने आपसे कहा था ना, चीन ने जब हस्तक्षेप किया है, चीन वहां लोकल लेवल पे जब पेनिट्रेट कर रहा था, इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, तब उसने लोगों को प्रोवोक किया है। प्रोवोक किया तो सबसे पहले ये भारतीयों के खिलाफ नेपाल में जो मुहिम शुरू हुई थी, आप देखिए करीब करीब 20 साल होने को आए हैं। नेपालियों का नजरिया बदला, और नेपालियों के बदले नजरिए का प्रमाण हमें भारत में, जब दिल्ली में आज भी अभी देखिए कि बूढ़े लोगों का मर्डर करके नेपाली नौकर भाग गया, सब लूट ले गया। पहले जहां नेपाली घर का हिस्सा होता था, बाद में नेपाली, अब आज की तारीख में नेपाली आपको अपना नहीं मानता है, वो मजबूरी में है। सबसे बड़ी समस्या भारत के साथ आज यह है, अभी भारत की सरकार अनदेखा कर लेती है। पंजाब को अनदेखा किया, मणिपुर को अनदेखा किया, दक्षिण के राज्यों में कुछ भी होता रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। बंगाल उनके निशाने पर है, लेकिन नेपाल छोटा सा है, वहां सब एक हो गए। यहाँ जो परिस्थिति है, देर और सवेर कुछ ना कुछ, आप याद करिए 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तब दिल्ली में कितना बड़ा प्रदर्शन, और कैसे लोग, उसका भी कोई नेता नहीं था, उसका कोई नेता नहीं था उस आंदोलन का। आज जो परिस्थिति नेपाल में दिख रही है, वो तब दिखी थी, और राष्ट्रपति भवन तक भीड़ पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से सरकार ने वो जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था उसको सिंगापुर भेजा, और घुमा के पूरी कोशिश की कि किसी तरह उसको खत्म करें। ऐसा करने के लिए नेपाल में देखिए जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बच्चे कहां से आए? बच्चे तो नेपालियों के ही थे। उन्होंने अपने घर के बुजुर्ग, बूढ़े खनाल साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जला के मार दिया। शेर बहादुर देवपा की क्या हालत कर दी, उनकी पत्नी को भी पीटा। ऐसा नहीं है अफसरों को, नेताओं को, मंत्रियों को, क्योंकि वहां के लोग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जो है युवाओं को, क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। कोई भी लड़का किसी भी रसोई में रसोईया नहीं बनना चाहता, चौकीदार नहीं बनना चाहता, सफाई कर्मी नहीं बनना चाहता, घरेलू नौकर नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो भी अब पढ़ लिख रहे हैं। उनके लिए भी दुनिया के दरवाजे खुले हैं। जो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जो देखना शुरू किया है, वो भी उनके अंदर भी इच्छाएं हैं। और जो इंटरनेट है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट बंद किए जाने से या सोशल मीडिया पर बैन के बाद ये सब आंदोलन उभरा, तब सवाल ये है बुशरा जी कि 18 साल से 30 साल के लड़के इतने संगठित हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने पूरा देश जला दिया और सरकार को पता नहीं चला। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सेना 24 घंटे बड़ा आराम से रही, अब उसने देश को कब्जे में लिया है। कैसे? ये क्यों? ऐसा ही नेपाल में, श्रीलंका में हुआ था, और ऐसे ही सेना बांग्लादेश में देखती रही थी। तो ये क्या हो रहा है? सेना की भूमिका तीनों देशों में। सबसे बड़ी बात यह है, आप सही कह रहे हैं जी। मैं जी बिल्कुल आप सही जी प्लीज भारत को इस सबसे सबक लेने की जरूरत है। आप याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख रेजिमेंट की एक यूनिट ने रामगढ़ से विद्रोह किया था, हो चुका है यहाँ। और अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो नेपाल से आंखें खुलनी चाहिए। आज बड़े देश जरूर हैं आप, लेकिन जो मणिपुर सुलग रहा है, पंजाब में गुस्सा है, हिमाचल में गुस्सा है, और ये गुस्सा तो हरियाणा में भी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि परेशानियां वहां भी है। ये फाइटिंग फोर्स वाले इलाके हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये चौतरफा अब आप अस्थिरता से गिरे हैं, दुश्मनों से गिरे हैं,
और इसका लाभ वो देश लेगा जिसने कभी आपके साथ दोस्ती नहीं निभाई है, आपको गले लगा के आपके पीठ में खंजर मारा है। तो भारत को अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंधों पर नए सिरे से विचार करना होगा। और नेपाल के हालात पर, क्योंकि आप पड़ोसी देश थे, तो अगर आपके संबंध ठीक थे तो आपको खबर करनी चाहिए थी कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। ये भी नहीं हुआ है। और जो बात कही सिद्धार्थ जी ने, हमारी बॉर्डर इतनी असुरक्षित है नेपाल के साथ कि जो वहां कैदी भागे हैं जेलों से निकल के, और अगर कल को ये गृह युद्ध बढ़ेगा तो लोग भाग के कहाँ आएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों नेपाली तो भारत में रह रहे हैं, वो यहाँ आएंगे तो हमारे ऊपर तो और बोझ पड़ेगा। तो भारत सरकार का क्या प्लान है, क्या तैयारी है, ये तो उन्हें बतानी पड़ेगी देश को कि हम कैसे रोकेंगे। और एक चीज और बता के आपको, आप याद करिए कुछ साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जो नेपाल बॉर्डर से लगे हैं, सरकारी बैंकों के कैश टेस्ट में नकली नोट पहुंच गए थे करोड़ों रुपए के, बाया पाकिस्तान से चले बाया नेपाल आए थे। तो जब इतना बढ़िया नेटवर्क नेपाल का भारत में है कि आपके बैंकों के कैश टेस्ट में वो नकली नोट पहुंचवा देते हैं, तो आपका तो पूरा देश खतरे में है। क्योंकि नेपाल बॉर्डर से अगर नेपाली घुसेगा तो उसके साथ चीनी नहीं घुसेगा, कौन कह सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि वो चीन के एजेंट नहीं हो सकते हैं। और आपके यहाँ ये चीजें हो सकती हैं क्यों, कि चारों तरफ बिहार लगा हुआ है, बिहार जल रहा है, बिहार में परेशान है लोग, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी परेशानियां हैं। तो भारत को तो नींद से जागने का नहीं, 24 घंटे पांव की उंगलियों पे खड़े रहने का समय अगर अभी नहीं देख पाए तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा हमें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और इसीलिए सतर्क करने की जनता को जरूरत है। और इसीलिए हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा पड़ोसी राज्य है। अगर वहां अनरेस्ट हो सकता है, अगर लगातार आसपास के तमाम पड़ोसी राज्य जो है उनमें इस तरह का अनरेस्ट हो रहा है, दूसरे देशों में भी हो रहा है, सिर्फ पड़ोसी की हम बात छोड़ दें तो आप ये देखें कि सत्ता के खिलाफ एक तरह का जो आक्रोश है वो तमाम जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है। इंडोनेशिया में स्टूडेंट्स बाहर हैं, फिलीपींस में आप देख लीजिए, और श्रीलंका में आप देखिए, बांग्लादेश में देखिए, नेपाल में देखिए, और आज फ्रांस में भी ये हमें देखने के लिए मिला जहां के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है सिद्धार्थ जी, क्या ये सरकारों को फिर देखने की जरूरत नहीं है कि जनता का आक्रोश, जनता का अनरेस्ट अगर इतने देशों में इतने बड़े पैमाने पर सरकार की पॉलिसी, सरकार के खिलाफ अगर देखने के लिए मिल रहा है और ज्यादातर जगहों पर वो उग्र अगर हो रहा है, तो नींद से आप आंख अपनी खोल लें, खाली मलते हुए न रह जाएं अपनी आंखों को। नहीं, इसमें बहुत फंडामेंटल, बहुत एलिमेंट्री चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत साधारण सी चीज है। वोटर जब वोट देता है, जनता जब किसी को सरकार चुनती है, किसी भी तरह से चुने, वो चुनी हुई सरकार हो या मान लीजिए नॉर्थ कोरिया की तरह एक डिक्टेटर ही है, चुना नहीं भी है तो कम से कम वो आपका राजा है, वो आपकी सरकार है। तो कोई भी सरकार जो होती है, जनता उससे अपेक्षा करती है कि सरकार हमको सेवा देगी। अगर सरकार जनता को सेवा देने के बदले सरकार अपनी सुविधा बढ़ाते चली जाए तो आज नहीं कल जनता को गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता को लगता है तुम तो हो भैया मेरी सेवा करने के लिए, तुम अपनी सुविधा क्यों बढ़ा रहे हो। और नेपाल में जो हो रहा है हमें पता है, वहां पर सरकार के खिलाफ जो लोगों को गुस्सा है उसने हिंसक रूप ले लिया है। अब उसने हिंसक रूप लिया, इसका क्या मतलब है वहां, इसका मतलब ही है कि नेपाल के जनता के अंदर हिंसा, अभी आज के वर्तमान नेपाल की जनता में कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति है। तो हिंसक प्रवृत्ति जो होती है वो रातों रात नहीं बनती, हिंसक प्रवृत्ति बनते बनते बनती है। भारत में 2001 में, मतलब मैं अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था, मैं इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछ रहा था, भारत में 20 साल पहले अपराध दर जो था 1 लाख लोगों के ऊपर हिंसक अपराध 20 होते थे, आज 30 हो रहे हैं। इसका मतलब भारत में भी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। 25 साल पहले महिलाओं पर 1 लाख महिलाओं के ऊपर 14 हिंसा होती थी, आज 77 हो रही है। इसका मतलब महिलाओं पर भी हिंसा बढ़ रही है, बच्चों के ऊपर भी हिंसा बढ़ रही है। पिछले 25 साल में भारत में भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डेटा बोलता है कि भारत में भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। और मैं नेपाल का देख रहा था, नेपाल में भी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ी है। तो जहां पर हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और अगर लोगों का गुस्सा उठता है तो किसी न किसी दिन वो हिंसक प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है और अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है तो वो गुस्सा हिंसा का रूप, उग्र हिंसा का रूप, व्यापक हिंसा का रूप ले सकता है। ये नेपाल और भारत के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार पिछले 25 साल में नेपाल में भी अपराध दर बढ़ा है
भारत में भी अपराध दर बढ़ा है और नेपाल में जो हम देख रहे हैं वो बढ़ते अपराध दर के कारण लोगों के अंदर जो अपराध की प्रवृत्ति आ गई है, इसीलिए वो हिंसक विरोध करना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी समाज हो, अगर वो समाज सभ्य समाज है तो वहां पर अपराध बढ़ते नहीं है, अपराध घटते हैं। कहीं पर भी आप अच्छे जगह पर जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, कहीं अगर आपको बहुत अच्छी जगह मिलती है, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं कि अरे फलाने जगह गया था, बड़ी शांति थी, बड़ा सुकून मिला, इसका मतलब क्या है कि वहां पर अपराध नहीं हो रहे हैं। आप लंदन घूमने जाते हैं, आप थाईलैंड घूमने चले जाते हैं, आप दुबई घूमने चले जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां जाके आपको लगता है कि भैया ये शहर तो बहुत सुकून वाला शहर है, बहुत अच्छा शहर है, क्योंकि वहां पर अपराध दर कम है। तो अपराध दर नेपाल में भी बढ़ रहा है, उसका उसका हिंसक रूप हमने देखा। भारत में भी अपराध दर डेटा के अनुसार बढ़ रहा है। खुदा का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि अभी तक उसने हिंसक रूप नहीं लिया है। लेकिन सरकारों से अभी जागने का समय। आपने पूछा कि सरकारों को क्या सीख लेनी है। सरकार को बहुत सीधी सी सीख लेनी है कि सरकारों को लोग चाहते हैं कि सरकार मेरी सुरक्षा दे, मुझे सेवा दे। सरकार पर अपने लिए सुविधा चुनना शुरू करेगी, लोगों को सेवा नहीं देगी, तो लोग गुस्सा होकर एक ना एक दिन सड़क पे आएंगे। भारत में अभी तक लोग सड़क पे नहीं आए हैं, सोशल मीडिया में तो भारत में भी आ गए हैं। नेपाल में पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, वो सड़क तक गया और लास्ट में वो संसद को उसने जला दिया। भारत में भी सोशल मीडिया पर है ही, सड़क पर भी वोट चोर गद्दी चोर चल ही रहा है। लेकिन ये चीज आगे नहीं बढ़े, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकारों को समझना चाहिए, कोई भी सरकार हो, वो केवल बीजेपी की सरकार है ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार अगर कर्नाटक में है या द्रमुक की स्टालिन की सरकार अगर तमिलनाडु में, उनको भी समझना चाहिए कि लोग सरकारों से अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनको सेवा देगी और सुरक्षा देगी। अगर वो सरकारें लोगों को सेवा और सुरक्षा देने के बदले अपनी सुविधा बढ़ाती चली जाएगी तो आज नहीं कल लोगों को गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल। और हमारी लगातार निगाह जी अरुण जी, एक बात कहना चाहता हूं जो अभी बात हो रही थी। आपको याद होगा कि अप्रैल में हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए थे, सऊदी अरब के दौरे पे। 2 दिन का खर्चा पता है आपको? 16 करोड़ रुपया। 2 दिन का प्रधानमंत्री का रहने का खर्चा। तो जब ये जो बादशाहत आ जाती है तो जनता में गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक तरफ तो फकीर कहते हैं कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, और दूसरी तरफ ये कि 2 दिन पे, मतलब ऐसा क्या हुआ? 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ में क्या नहीं हो सकता था भारत के गरीब इलाकों में। ये जो सबसे बड़ी चीज जो डेवलप हो रही है, खुद को जो बादशाह समझ रहे हैं, ये असर नेपाल का जो लंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, ये भारत में बहुत जल्दी होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप भले ही तमिल, आंध्राइट, तेलुगु, केरलाइट, कन्नड़ कर लें, लेकिन समस्या सब जगह है, परेशान सब हैं। अब परेशान सब हैं तो भाषा का बैरियर टूट जाएगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, लोग खड़े होंगे और खड़े हो रहे हैं। 240 का आंकड़ा इसी की शुरुआत है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसीलिए सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि सेवा के लिए आप आते हैं, आप अगर अपने आप को बादशाह समझने लगेंगे, राजा समझने लगेंगे, तो फिर जो होता है वो अपने नेपाल में हमें देखने के लिए वो मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।